हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स फॉर सीयूईटी पीजी 2025 पेपर कोड सीओक्यूपी 11 के लिए। ये सारे टॉपिक हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, रैंकिंग्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, डिफेंस रिलेटेड न्यूज़, पर्सनैलिटीज़, ट्रेड अवेयरनेस और लीगल अवेयरनेस। ये सारी न्यूज़ हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। अब एक बात ध्यान दो, इस वीडियो के अंदर जो कंटेंट मैं यूज़ करूँगा, वो इंग्लिश में होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारा कंटेंट आपको इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा। अगर आपको ये सेम कंटेंट हिंदी में चाहिए, तो आप जो हिंदी की मैगज़ीन है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। सेम कंटेंट आपको हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। आप चाहो तो वीडियो के साथ ही उस पीडीएफ को यूज़ कर सकते हो। एक तरफ वीडियो देख सकते हो, दूसरी तरफ पीडीएफ को रीड कर सकते हो। या फिर आप एक बार वीडियो को देख लो और जब आपको रिवाइज़ करना हो, तो आप हिंदी वाली पीडीएफ से रिवाइज़ कर सकते हो। जैसा भी आपको ठीक लगे, आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हो। तो न्यूज़ को स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नेशनल न्यूज़ से। फर्स्ट न्यूज़ यहाँ पे है, इंडिया पार्टनर्स विद फ्रांस टू एस्टैब्लिश यू यूगेन भारत नेशनल म्यूजियम एट ग्लोबल कल्चरल लैंडमार्क। यानी कि जो युगेन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय है, उसको स्थापित करने के लिए भारत और फ्रांस के बीच में साझेदारी हुई है। और ये किसके अंडर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर। द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैड अनाउंस्ड लैंडमार्क पार्टनरशिप विद फ्रांस फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट। ठीक है? तो इसके साथ जो है ये घोषणा हुई है और जिसके अंतर्गत ये युग यूएन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय जो है, इसको बनाया जाएगा दिल्ली के अंदर। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में अब देखो, कुछ ऐसी न्यूज़ होती है ना जिसके अंदर कुछ बेसिक डिटेल्स जो होती हैं, वो जाननी ज़रूरी होती है, वो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। लेकिन ये कुछ ऐसी न्यूज़ होती है जो हेडलाइन न्यूज़ होती है, यानी कि इसकी जो हेडलाइन है बस उतनी सफिशिएंट है। अगर आपको हेडलाइन पता है तो उसकी डिटेल्स के अंदर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी न्यूज़ जो होती हैं, ऐसी होती हैं कि हेडलाइन आपको पता लग गई कि इंडिया जो और फ्रांस जो है, इन्होंने अ, एक तरह से साझेदारी की है कि भारत और फ्रांस मिलके एक म्यूज़ियम जो है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूज़ियम होगा, जिसका नाम होगा युग भारत राष्ट्रीय संग्रहालय, इसको दिल्ली में बनाया जाएगा। ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आपको ऐसी न्यूज़ में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, इंडिया फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज, द न्यू पंबन ब्रिज। यानी कि न्यू पंबन ब्रिज जो है, ये इंडिया का यानी कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज बन गया है। अब देखो, इसमें ध्यान रखना क्या-क्या चीज़ है। पहला तो इंडिया फर्स्ट है। इंडिया फर्स्ट किसमें? वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज, यानी कि ऐसा रेल ब्रिज जो वर्टिकली ओपन होता हो, ऐसा ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज नया बना है, जिसका नाम है न्यू पंबन ब्रिज। ये भी एक तरह से हेडलाइन न्यूज़ ही है, बहुत ज़्यादा डिटेल आपको इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी डिटेल आपको पता होनी चाहिए किसने बनाया है। तो रेल विकास निगम लिमिटेड ने इसको बनाया है, आरवीएनएल, इसके द्वारा इसको बनाया गया है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 2.05 किलोमीटर ये लंबा है। बाकी और बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाओगे। किसको जोड़ता है ये? तो ये जो रामेश्वरम द्वीप है और पंबन आइलैंड है, ठीक है? इनको ये मेनलैंड से जोड़ता है, ठीक है? ये पंबन द्वीप और रामेश्वरम को तमिलनाडु के मुख्य भूमि से, यानी कि मेनलैंड से इसको जोड़ता है। मेनलैंड में कहाँ पे जोड़ता है ये? तो मंडपम में, ठीक है? बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाना है आपको। अब देखो, याद रखो, ये जो मैगज़ीन मैं बना रहा हूँ, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। यानी कि सीयूईटी पीजी में जो आपका सीओक्यूपी 11 पेपर कोड है, सारी न्यूज़ उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन की गई है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया गया है कि आपके एग्ज़ाम में क्या पूछा जा सकता है। इसलिए मेरी कोशिश है कि मिनिमम कंटेंट मैं कवर करूँ। उससे क्या फ़ायदा होगा? अगर मान लो मैं 100 पेज की मैगज़ीन बना दूँ और बोलूँ कि इसमें तो सारी न्यूज़ आ गई, या 150 पेज की मैगज़ीन बना दूँ, लेकिन आपको रिवाइज़ भी करना है, 12 मंथ के करंट अफ़ेयर आपको करने हैं, तो 12 मंथ की जो पीडीएफ आपके पास होंगी, आपके पास 1 दिन में रिवाइज़ करने का उसमें मौका होना चाहिए, कि जब एग्ज़ाम के पहले 1 दिन में आप करंट अफ़ेयर को रिवाइज़ कर रहे हो, तो वो 1 दिन में आप कवर कर पाओ। तो ऐसा ना हो कि 100-100 पेज की मैगज़ीन है, 1200 पेज हो गया, किसी भी हालत में रिवाइज़ नहीं कर पाओगे आप, उसका बेनिफिट नहीं है। तो यहाँ पे कोशिश की गई है कि मिनिमम कंटेंट कवर किया जाए, जिससे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी हेल्प हो सके। बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे न्यूज़ को समझाना, ये उद्देश्य नहीं है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपके, जो रेल यात्री है उनकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो संरक्षा ऐप है, अ संरक्षा ऐप जो है उसको लॉन्च किया गया रेलवे के द्वारा। संरक्षा ऐप लॉन्च बाय द इंडियन रेलवे फॉर एनहांसिंग रेल पैसेंजर सेफ्टी। रेल यात्री जो हैं उनकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए संरक्षा ऐप जो है, ये बनाया गया है। ये काम क्या करेगा? इट इंटीग्रेट्स एडवांस टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग डाटा एनालिटिक्स एंड पोटेंशियल एआई एप्लीकेशन एमिंग टू इम्प्रूव कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर द इंडियन रेलवेज
फ्रंट लाइन सेफ्टी कैटेगरी स्टाफ, यानी कि जो फ्रंट लाइन स्टाफ है, सेफ्टी का जो स्टाफ है, उनके यूज़ होने के लिए ये ऐप बनाई जा रही है। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना, बस इतना बताना है कि संरक्षा ऐप है जो रेलवे के द्वारा लॉन्च की गई है और इसका काम क्या है, रेल यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना जो है इसका काम है। इससे ज़्यादा बहुत डिटेल में नहीं जाना है। नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, सेंटर एंड नो डिटेंशन रूल इन स्कूल, यानी कि आपको पता होगा जब आप स्कूल में होंगे तो उस समय एक रूल चलता था कि 8th क्लास तक किसी को भी फेल नहीं किया जाएगा। अब वो रूल क्यों आया था, इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। एक तो ये था कि हमारी जो आरटीई है, राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है, उसमें ये बताया गया था कि जो 5 से 14 6 से 14 साल के स्टूडेंट्स हैं, उनको स्कूल में जाना चाहिए, उनको कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए। उसमें इश्यू क्या आ रहा था कि मान लो कोई भी बच्चा फेल हुआ, तो उसका ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा था। यानी कि मान लो 100 बच्चे फेल हुए स्कूल में, तो उसमें से 20 बच्चों का स्कूल से नाम ही कटवा दिया गया। तो ये देखने में आया कि बहुत बच्चे इसलिए नाम कटवा रहे हैं स्कूल से, या उनके पेरेंट्स इसलिए उन्हें स्कूल से हटा रहे हैं कि ये स्कूल भी जा रहा है, स्कूल में पढ़ भी नहीं रहा, इससे अच्छा तो घर पे बैठ के काम करेगा। ये गरीब परिवारों की मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो उन सब को देखते हुए ये रूल लाया गया था कि कम से कम 8th क्लास तक अब स्टूडेंट को फ़ेल मत करो। अगर उसको फ़ेल करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है स्कूल छोड़ना पड़ रहा है उनको। लेकिन उससे उसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो 8th क्लास में आ गए, लेकिन उनकी जो नॉलेज है वो काफ़ी कम है। अब वो 9th में आएँगे, 10th में आएँगे, 10th में 10th के एग्ज़ाम देंगे, उसमें फ़ेल होंगे। तो इसमें इसलिए ये जो पॉलिसी है इसको हब हटा दिया गया है। अब जो है 8th क्लास तक के भी स्टूडेंट्स को फ़ेल किया जाएगा, ठीक है? तो ये नो डिटेंशन पॉलिसी जो है, इसको अब यहाँ पे रद्द कर दिया गया है। बेसिक न्यूज़ है, इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका इसरो पीएसएलवी C60 स्पेस स्पेड एक्स मिशन। ये मिशन के बारे में आपने अगर न्यूज़ में नहीं सुना है तो ये इंडिया के लिए बहुत ही एक मेजर इवेंट था, जिसके अंदर क्या किया गया, इंडिया टुक अ मेजर लीप in its space program with the launch of space docking experiment SpaceX on 30th December 2024 from the Satish Dhawan Space Center in Sriharikota। अब इससे क्या होगा, इसरो विल डिप्लॉय दिस मिशन यूजिंग अ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C60। SpaceX will involve the launch of two identical satellites, the chaser and the target, each will weighing approximately 220 kg। अब बेसिक देखो इसमें काम क्या होता है, जब स्पेस के अंदर, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, हालाँकि बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मान लो स्पेस के अंदर कोई आपको 1 मिनट, स्पेस के अंदर आपको कोई बड़ा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ये मान लो ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, लेकिन आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप इतने बड़े ऑब्जेक्ट को रॉकेट में ऊपर लेके जा सको। तो अब हमें ऑब्जेक्ट तो इतना बड़ा बनाना है, लेकिन हमारे पास ये कैपेसिटी नहीं है कि रॉकेट इतना बड़ा हमारे पास नहीं है कि हम इतने बड़ा ऑब्जेक्ट को ले जाएँ। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है कि हम ऐसे छोटे-छोटे 2 ऑब्जेक्ट्स बनाएँ। एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, 1 सेकंड, ये मान लो एक ऑब्जेक्ट ये हो गया हमारा, और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास ये हो गया। ये हमने सेम ऑब्जेक्ट के 2 टुकड़े कर दिए। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स को स्पेस में लेके जाएँगे और फिर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को जोड़ने की कोशिश करेंगे। फिर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। अब ये कैपेबिलिटी जो थी, आज से पहले सिर्फ़ 3 कंट्रीज़ के पास थी। यूएस, रसिया और चाइना, ये 3 कंट्रीज़ थी जिनके पास ये कैपेबिलिटी थी कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट ये पार्ट्स में लेके जाएँगे और उसको स्पेस में ले जाके जोड़ सकते हैं। अब हम जो है इंडिया भी इस कैपेबिलिटी को दिखाएगा। हम भी ये प्रदर्शित करेंगे कि हमारे पास भी, इसरो के पास भी ये कैपेबिलिटी आ चुकी है कि हम भी 2 ऑब्जेक्ट्स को स्पेस में लेके जा सकते हैं और स्पेस में ही उसको जोड़ सकते हैं। इसी कैपेबिलिटी को यूज़ करके बड़े-बड़े ऑब्जेक्ट्स जो है स्पेस में बनाए जाते हैं। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, बहुत बड़ा है, उसके अंदर तो हमेशा कोई ना कोई जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो रहते ही रहते हैं। तो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट एक साथ तो स्पेस में गया नहीं होगा, पार्ट्स में ले करके उसको ले जाया गया है। तो अगर हम ये कैपेबिलिटी हासिल कर लेते हैं, तो ये इंडिया के लिए भी पॉसिबल हो जाएगा कि इंडिया अपना खुद का स्पेस स्टेशन जो है अंतरिक्ष में, वो स्थापित कर सके। तो इसलिए ये सारी कैपेबिलिटी जो है इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और होपफुली हम इसको अचीव कर भी लेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। नेक्स्ट है पीएम मोदी इनॉग्रेटेड, ये क्या है? 1 मिनट। अष्टलक्ष्मी महोत्सव शोकेसिंग कल्चरल फैब्रिक ऑफ नॉर्थ ईस्ट एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली। यानी कि भारत मंडपम न्यू दिल्ली में जो
नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उनकी जो कल्चर है, उनकी जो संस्कृति है, उसको शोकेस करने के लिए अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन जो है, अष्टलक्ष्मी महोत्सव जो कल्चरल फैब्रिक दर्शाने के लिए उसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अब देखो अष्टलक्ष्मी यहाँ पे लिया हुआ है, तो अष्टलक्ष्मी के बारे में आपको पता भी होना चाहिए कि अष्टलक्ष्मी का यहाँ पे मतलब क्या है। जिस नाम से समझ में आ रहा है यहाँ पे 8 चीज़ों की बात की जा रही है। तो बेसिकली जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे 8 स्टेट हैं, उसको अष्टलक्ष्मी यहाँ पे बोला जा रहा है। कौन-कौन से स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, ये आपको पता होनी चाहिए। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिज़ोरम, त्रिपुरा और सिक्किम। ठीक है? ये 8 स्टेट्स जो हैं, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स बताई जाती हैं। कहीं आपने एक ये टर्म भी सुनी होगी, सेवन सिस्टर्स। तो जब हम सेवन सिस्टर बोलते हैं, उसमें हम सिक्किम को काउंट नहीं करते, ठीक है? बाकी सारी 7 स्टेट्स को काउंट करते हैं, सिक्किम को उसमें काउंट नहीं करते। लेकिन जब हम अष्टलक्ष्मी बोलते हैं, तो उसमें हम जो सिक्किम है, जो कि नॉर्थ ईस्ट में ही आता है, उसको भी हम काउंट करते हैं। इस इवेंट के अंदर होगा क्या, तो इसमें शोकेस किए जाएँगे अ, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो वाइब्रेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, आर्टिसनल क्राफ्ट्स हैं और यूनिक जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट्स हैं, यानी जीआई प्रोडक्ट्स हैं, उन सबको यहाँ पे शोकेस किया जाएगा। बेसिकली नॉर्थ ईस्ट से कल्चर से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन सभी को वहाँ पे शोकेस किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्चेस पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल फॉर इंडियन साइन लैंग्वेज। यानी कि ऐसे जो लोग हैं जो साइन लैंग्वेज को समझते हैं या जो बोल नहीं सकते, साइन लैंग्वेज में वो अपनी स्टडीज़ को आगे बढ़ाते हैं, तो उनके लिए एक डीटीएच चैनल लॉन्च किया जा रहा है एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसका नाम है पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल। ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए पीएम ई विद्या क्या है। जनरली क्वेश्चन जो होता है वो इस तरह से बनता है कि स्कीम का बेसिक नेचर क्या है, किस बारे में स्कीम है। वो अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, तो आप ऑप्शंस को आराम से एलिमिनेट कर लोगे। पीएम ई विद्या जैसे हेडलाइन से यहाँ पे पता चल गया है कि जो साइन लैंग्वेज को सिखाने के लिए, साइन लैंग्वेज में पढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्री के द्वारा ये चैनल लॉन्च किया गया है। इसका चैनल नंबर क्या हुआ? चैनल नंबर 31 फॉर द इंडियन साइन लैंग्वेज टू प्रमोट आईएसएल। आईएसएल क्या है? इंडियन साइन लैंग्वेज एज ए लैंग्वेज एज वेल एज स्कूल सब्जेक्ट। ठीक है? इसको एक स्कूल सब्जेक्ट की तरह इसको पढ़ाया जाए। इसके बारे में इसमें बातें की जा रही हैं। और 2011 का सेंसस देखे थे, तो उसके अकॉर्डिंग 2.68 करोड़ पर्सन्स हैं इंडिया में वर रिपोर्टेड एज हैविंग डिसेबिलिटी, आउट ऑफ विच 19% हैव हियरिंग डिसेबिलिटीज़। यानी कि जो इंडिया के अंदर 2.68 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास कोई ना कोई डिसेबिलिटीज़ थी, और उसमें से 19% लोग ऐसे हैं जिनके पास हियरिंग डिसेबिलिटीज़ थी। यानी कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो सुन नहीं सकती। तो उसके लिए इस तरह के इनिशिएटिव्स जो हैं बहुत ही यूज़फुल हो सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी आईआईटी मद्रास से। अब देखो जनरली जो है ना, आईआईटीज़ जो है बहुत सारे इनिशिएटिव लेती रहती हैं। लेकिन बाकी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सीयूईटी पीजी में देखा गया कि आईआईटी से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो इस तरह की न्यूज़ जो है आपको हो सकता लगे कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन आने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि आईआईटी से रिलेटेड कुछ ना कुछ एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, खासकर सीयूईटी पीजी की बात करें तो। यहाँ पे न्यूज़ है, आईआईटी मद्रास लॉन्चेस रिसर्च सेंटर फॉर नेक्स्ट जेन एमुलेट डिस्प्लेज। एमुलेट डिस्प्लेज मोस्ट प्रोबेबली आप सभी को पता होगा, जब आप कोई मोबाइल फ़ोन भी यूज़ कर रहे हो तो उसमें अलग अलग टाइप की डिस्प्लेज टेक्नोलॉजीज रहती हैं। जैसे एक होती है आपकी एलसीडी डिस्प्ले, और एक होती है आपकी एमोलेड डिस्प्ले। जब आप कोई रिव्यू वगैरह देखते हो फ़ोन का, तो उसमें आपको बताते हैं कि इसमें जो कंटेंट आप देखोगे तो इसमें ब्लैक जो होता है वो बिल्कुल ब्लैक दिखता है, कलर्स जो थोड़े पॉपी कलर्स दिखते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जो एलसीडी डिस्प्लेज़ होती हैं उसमें लाइट जो है साइड से आती है, ठीक है? लाइट्स जो हैं साइड से आती हैं, लेकिन जो एमोलेड डिस्प्लेज़ होती हैं उसमें हर पिक्सल को लाइट अप किया जाता है। हर पिक्सल को यहाँ पे लाइट अप किया जाएगा। तो मान लो अगर कहीं पे ब्लैक दिखाना है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, इस पिक्सल को ऑफ कर दिया जाता है। तो जब कोई पिक्सल ऑफ हो जाएगा तो बहुत ही डार्क ब्लैक दिखता है। तो उससे जो व्यूइंग एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। इसलिए देखोगे आप, एमोलेड टीवीज़ जो होते हैं वो काफ़ी महँगे होते हैं। ऐसे जो महँगे फ़ोन्स होते हैं उसमें एमोलेड डिस्प्लेज़ आती हैं। तो ये आपको ये यहाँ पे किया जा रहा है कि आईआईटी मद्रास के अंदर एक रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है, जहाँ पे नेक्स्ट जेन एमोलेड डिस्प्लेज़ जो हैं वो बनाए जाएँगे। ठीक है? तो इतना आपको पता होना चाहिए। एमोलेड की फुल फॉर्म क्या है? तो एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, ये एमोलेड की फुल फॉर्म होती है। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है, हालाँकि इतना डिटेल में आता नहीं है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये मिनिस्ट्री यहाँ पे है, एंड डीआरडीओ, टाटा सन्स, ये सारे मिलके इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएँगे। तो ये सारी बेसिक डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए।
तो ये सारी नेशनल न्यूज़ थी। आप कहोगे ये नेशनल न्यूज़ इतनी जल्दी कैसे खत्म होगी? तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको यहाँ पे कवर किया गया है। बाकी कुछ नेशनल न्यूज़ स्कीम्स के अंदर आ जाती हैं, तो स्कीम के पोर्शन में उसको कवर करेंगे। स्पोर्ट्स के अंदर आती है, अवार्ड्स के अंदर, तो आगे वाले आने वाले पोर्शन में उसको कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारे इंटरनेशनल न्यूज़ पे, इसमें क्या क्या है? तो इंडिया टू ज्वाइन 197 नेशंस एट यूएनसीसीडी COP16 इन रियाद, यानी कि रियाद के अंदर अ, जो यूएनसीसीडी की COP16 मीटिंग हुई है, उसमें इंडिया जो है 190 देशों के साथ शामिल होगा। अब 16 सेशन जो होगा COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? डिजर्टिफिकेशन का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं मरुस्थलीकरण। यानी कि जो डेजर्ट होते हैं ना, वो फैलते ही जाते हैं। फैलने का मतलब क्या है? कि डेजर्ट के आसपास का जो एरिया होता है, धीरे धीरे उसकी जो ग्रोइंग कैपेसिटी होती है, कल्टीवेटिंग कैपेसिटी होती है, वो धीरे धीरे कम होती है, और जो ऐसी ज़मीनें हैं जो जिसमें बहुत ज़्यादा गुण नहीं है किसी फसल को अपने आप उगाने के, तो वो डिज़र्टिफ़िकेशन बढ़ के डेज़र्ट बड़े होते जाते हैं। तो उससे दिक्कत क्या होती है कि हमारी जो अच्छी लैंड होती है, वो अच्छी लैंड भी धीरे-धीरे खराब हो जाती है। तो इसको ब डेज़र्टिफ़िकेशन को रोकने के लिए अ, COP16 के अंदर ये सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं यूएनसीसीडी के द्वारा। यूएनसीसीडी क्या है? तो यही यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिज़र्टिफ़िकेशन, और इसके अंदर इंडिया क्या कर रहा है? तो इंडिया का जो डेलीगेशन है, वो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है, वो इसको शोकेस करेगा। ठीक है? इसको प्रेज़ेंट करेगा। अब ये अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट क्या है? ये अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट क्या है कि अरावली जो है, उसको संरक्षित करने के लिए, जो अरावली है, ये धीरे-धीरे डेज़र्ट में ना बदल जाए, इसको संरक्षित करने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है बनाया जा रहा है, जिसमें 1.15 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंडस्केप, ऐसा लैंडस्केप जो खराब माना जाता है, जिसको बोला जा रहा है ये बंजर भूमि है। इसको अक्रॉस 4 स्टेट्स, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली, इन सब में इसको रीस्टोर किया जाएगा, और कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव टारगेटिंग रिस्टोरेशन ऑफ 1.15 मिलियन हेक्टेयर्स, इतनी जो ज़मीन है, इसको रीस्टोर करने की योजना बनाई जा रही है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2024 इन चेन्नई। चेन्नई के अंदर विश्व का समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन, ये आपका हिंदी में होगा। वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस, ये जो है करवाया जा रहा है, और ये 3 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। हेल्ड वंस इन 3 ईयर अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कांग्रेस। अब ये क्या है? ये 21 मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम 17 कंट्रीज कनेक्टिंग प्रोफेशनल इन द फील्ड ऑफ मैरीटाइम टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सेक्टर्स, यानी कि मैरीटाइम टेक्नोलॉजी के अंदर जो भी पेशेवर होते हैं, जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं, वो सारे यहाँ पे आते हैं, और भारत 15 सालों के अंतराल के बाद इसकी मेज़बानी कर रहा है, इसको एक तरह से होस्ट कर रहा है। इसका जो पिछला संस्करण था, जो इंडिया ने होस्ट किया था, वो हुआ था मुंबई के अंदर। बहुत ज़्यादा हेडलाइन के ऊपर आपको फोकस करना है, बहुत डिटेल इसकी काम की नहीं है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस जो है 2024 की, वो चेन्नई के अंदर हो रही है। नेक्स्ट आपने ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो ऑक्सफोर्ड का जो वर्ड ऑफ द ईयर है, वो है ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट का मतलब क्या है? ये बेसिकली डिस्क्राइब द कॉग्निटिव डिक्लाइन एट्रीब्यूट्स टू एक्सेसिव एक्सपोजर टू माइंडलेस सोशल मीडिया कंटेंट। यानी कि सोशल मीडिया पे जो रील्स आप देखते हो, जो शॉर्ट्स देखते हो, जो माइंडलेस कंटेंट है, आप 10 घंटे देखोगे, दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ रिटेन नहीं होगी। ऐसा नहीं हो कि आपने जितने ज़्यादा आप रील देख लोगे, उतने ज़्यादा इंटेलिजेंट बनते जाओगे, उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहेगी। बेसिकली हो क्या रहा है, हम पैसिवली चीज़ों को देख रहे हैं। जो रील हमारे सामने आ रही है, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे, हम पैसिवली उसको देख रहे हैं। उससे हमारी नॉलेज इंप्रूव नहीं हो रही। इन्फॉर्मेशन हम बहुत सारी सुन रहे हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास टिकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो है माइंडलेस सोशल मीडिया कंटेंट है। इसको हम अपना दिमाग इसमें खर्च करके नहीं देख रहे। ये बेसिकली ब्रेन रॉट हो रहा है। तो brain rot is defined as the supposed deterioration of the person's mental and intellectual state, especially viewed as the result of overconsumption of mental, now particularly online content considered to be trivial और unchallenging। यानी कि बहुत ज़्यादा ऐसी रील्स या ऐसा कंटेंट अगर आप देखते हो, तो इससे ब्रेन रोट, यानी कि आपकी जो मानसिक क्षमता है, इंटेलेक्चुअल जो स्टेट है, वो धीरे धीरे डिग्रेड होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ब्रेन रॉट का मतलब आपके पास आना चाहिए। इंग्लिश में भी आ सकता है कि सिनोनिम इंटोनिम्स के फॉर्म में, या फिर आपका जीके के क्वेश्चन के रूप में, या करंट अफेयर के क्वेश्चन के रूप में भी ये आपके सामने एग्जाम में आ सकता है।
नेक्स्ट है आपका यूएनजीए डिक्लेयर्स दिसंबर 21 एज द वर्ल्ड मेडिटेशन डे, यानी कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे जो है 21 दिसंबर से मनाया जाएगा, ऐसा यूएनजीए ने डिक्लेयर किया है। तो इंपॉर्टेंट डेज जो आपके एग्जाम में आते हैं, तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि 21 दिसंबर को आपका वर्ल्ड मेडिटेशन डे जो है होगा। बाकी 21 जून को आपका वर्ल्ड योगा डे होता है, इंटरनेशनल योगा डे होता है, तो ये आपका एग्जैक्टली 6 मंथ के डिस्टेंस पे है। 21 जून को आपका योगा डे है, 21 दिसंबर को आपका मेडिटेशन डे है, तो 6 महीने के डिस्टेंस पे ये अब होना शुरू हो जाएगा। ये आपकी हेडलाइन टाइप की न्यूज़ है, बस हेडलाइन आपको पता होनी चाहिए, बहुत डिटेल में नहीं जाना। नेक्स्ट है आपका इंडिया टू चेयर यूएन कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि इंडिया पहली बार संयुक्त राष्ट्र के नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग की अध्यक्षता करेगा। इंडिया हैज़ बीन चूजन टू चेयर द 68th सेशन ऑफ द कमीशन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स सीएनडी, इसकी जो चेयरमैनशिप है वो 68th जो सेशन सेशन होगा उसकी इंडिया को दी गई है। बाकी इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है या जो अम्बेसडर है यूनाइटेड नेशन को, वो यहाँ पे अपना काम करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, हेडलाइन न्यूज़ की तरह ही इसको लेना है। नेक्स्ट है आपकी मालडोवा जॉइन्स इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये हर महीना कोई ना कोई कंट्री आती है जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करती है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो इंडिया और फ्रांस ने मिलकर बनाया था। तो जो कंट्रीज इसको जब ज्वाइन करती हैं तो न्यूज़ में आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम के पहले कि लास्ट 2-3 कंट्रीज़ कौन है जिन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो मालडोवा है ये 104th सॉरी 104वां मेंबर जो है 104th फुल मेंबर बन गया है लास्ट मंथ में। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी इंडिया कंसर्न्ड एज चाइना टू कंस्ट्रक्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम इन तिब्बत। आपको पता होगा काफ़ी न्यूज़ में चला है कि चाइना जो है तिब्बत के अंदर बहुत बड़ा एक डैम बनाने जा रहा है, जिसके कारण क्या होगा जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका फ्लो जो है उसको डिस्टर्ब किया वहाँ पे जा सकता है। तो इंडिया ने यहाँ पे कंसर्न दिखाया है कि ये तो भाई पानी जब सामने से रोक देंगे तो हो सकता है कभी वो पानी ज़्यादा छोड़ दें, कभी पानी जब ज़रूरत हो इंडिया को तब रोक लें। तो इसके ऊपर इंडिया ने कंसर्न जताया जताया है कि चाइना जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा बांध जो है वो तिब्बत में बनाने जा रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर। द चाइनीज गवर्नमेंट हैज़ गिवन इट्स ग्रीन सिग्नल टू कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम ऑन द रिवर यारलुंग। अब ध्यान रखो इस रिवर को चाइना में यारलुंग बोला जाता है, और भी बहुत सारे नाम हैं जैसे ज़ैंगवो, दांगपो, और इंडिया में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इंस्ट्रक्टली ब्रह्मपुत्र आप ध्यान से अगर देखो तो इंडिया में जनरली जो नेम होते हैं नदियों के वो फीमेल नेम होते हैं, गंगा, यमुना, ठीक है, गोदावरी। लेकिन ब्रह्मपुत्र जो है ब्रह्म का पुत्र, ये एक तरह से मेल नेम है, ठीक है। तो ये भी बस आपकी हेडलाइन आपको पता होनी चाहिए कि चाइना जो है तिब्बत के अंदर ये डैम कंस्ट्रक्ट करने जा रहा है। नेक्स्ट है पीएम मोदी अकॉर्डेड अ सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर एट बयान प्लेस इन कुवैत, यानी कि बयान प्लेस कुवैत के अंदर प्रधानमंत्री को ऑर्डिनरी गार्ड ऑफ ऑनर ऑनररी गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी अवॉर्डेड कुवैत हाईएस्ट ऑनर द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। मुबारक अल कबीर जो है ये कुवैत का सबसे अ, सर्वोच्च सम्मान है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यहाँ पे दिया गया। तो ऑर्डर का नाम है आपको याद रखना, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ये दिया गया है नरेंद्र मोदी को कुवैत गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है अ वैक्सीन फॉर कैंसर। ऐसा रशियन साइंटिस्ट ने क्लेम किया है कि उन्होंने वैक्सीन बना ली है कैंसर के लिए। रशियन साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड एन mRNA वैक्सीन दैट shows द ability टू suppress ट्यूमर डेवलपमेंट इन द प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। यानी कि कैंसर को अगर ध्यान से देखो तो बेसिकली कैंसर क्या है, ट्यूमर बन जाता है। तो ये दावा किया जा रहा है कि ये जो वैक्सीन है ये ट्यूमर को सप्रेस कर सकता है, ट्यूमर को दबा सकता है डेवलपमेंट इन द प्री क्लिनिकल ट्रायल ट्रायल यानी कि बहुत ही शुरुआती स्तर पे ही ये जो कैंसर का ट्यूमर है उसको दबा सकता है, उसको विकास जो ट्यूमर बढ़ रहा है उसको सप्रेस कर सकता है। और ऐसा ही जो है यहाँ के साइंटिस्ट जो क्लेम कर रहे हैं द वैक्सीन टू बी पर्सनलाइज्ड बेस्ड ऑन द जेनेटिक एनालिसिस ऑफ ईच पर्सन ट्यूमर इन लेस देन आवर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि ये ऐसा बोल रहे हैं कि वैक्सीन जो होगी वो हर पर्सन के लिए, हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग होगी, उसके लिए कस्टमाइज़ करनी पड़ेगी। और ये कैसे करेंगे तो इनका कहना है कि एआई की मदद से
1 घंटे से कम के अंदर भी हम वैक्सीन बना देंगे। जिस भी पर्सन को ये वैक्सीन देनी है, उसके लिए हम 1 घंटे से कम के अंदर एआई की मदद से इस वैक्सीन को बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, बाकी और डिटेल्स इस पे आएँगी तो आगे न्यूज़ में दोबारा आएगा ये। रशियन कैन गेट दिस कैंसर शॉट फ्री फ्रॉम अर्ली 2025, यानी कि 2025 की शुरुआत से वैक्सीन्स जो हैं ये रशियंस ले पाएँगे। तो बाकी जब और न्यूज़ आएगी, इस पे और डेवलपमेंट होगी, तो आगे न्यूज़ में आएगा तो दोबारा इसको हम डिस्कस करेंगे अगर न्यूज़ में आता है तो। स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ है, कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है, लेकिन छोटी-छोटी काफ़ी काफ़ी सारी न्यूज़ है, वो सारी हम यहाँ पे कवर करेंगे। फर्स्ट है जो आर अश्विन है, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। इंडिया के कफ काफ़ी बेहतरीन बॉलर हैं। इनका डेब्यू जो हुआ था 2010 में हुआ था। 14 साल का इनका करियर रहा है। ये सब डिटेल आपको ध्यान में नहीं रखनी है। ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल इनमें ये आ सकती है कि इन्होंने 537 विकेट लिए हैं 106 गेम में, जो कि सेकंड नंबर पे आता है, यानी कि सेकंड हाईएस्ट टेस्ट विकेट टेकर हैं। तो ये क्वेश्चन आपके साथ आ सकता है कि सेकंड हाईएस्ट टेस्ट विकेट टेकर जो है कौन है? तो आर अश्विन है, जिन्होंने 537 विकेट लिए हैं 106 मैचों के अंदर। पहले नंबर पे है अनिल कुंबले। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका इंडियन अंडर 19 टीम लिफ्ट इनॉग्रल टी20 एशिया कप टाइटल, यानी कि अंडर 19 टीम जो है अब वुमेन की, उन्होंने इनॉग्रल टी20 एशिया कप जो है इसको जीत लिया है। और ये हुआ कहाँ पे मैच? तो ये कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर हुआ है और इन्होंने बांग्लादेश को यहाँ पे हराया है। नेक्स्ट है आपका टीम एशिया ऑफ मनिका बत्रा विंस इनॉग्रल टीटी वॉल्टनर कप 2024 इन नॉर्वे, यानी कि नॉर्वे के अंदर टीटी वॉल्टनर कप जो है वो एशियन टीम ने जीता है और एशियन टीम के अंदर ही मनिका बत्रा जो है ये भी इसका पार्ट थी। ये एशियन टीम जो है इसको 6 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मा लॉन्ग, ठीक है, मा लॉन्ग ये चाइना के प्लेयर है, इनके द्वारा इसको लीड किया जा रहा था और ये जो टीम जो जीती है उसके अंदर मनिका बत्रा भी पार्ट थी इसी टीम का। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी विनियस जूनियर एंड एताना बोनमती। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेना भाई, जो भी सही हो। विनियस जूनियर और एताना बोनमती ने जो फीफा बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर है, इसका अवार्ड इनको दिया गया है। तो फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 विनर एटिना बोनमती हैज़ बीन नेम्ड द बेस्ट फीफा वुमेन प्लेयर। और ब्राज़ील के जो हैं विनियस जूनियर, इनको फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर का अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। फुटबॉल अवार्ड 2024 सेरेमनी इन दोहा कतर, दोहा कतर के अंदर ये सेरेमनी जो है की गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी जैसा जो है वो आईसीसी के नए चेयरमैन बन चुके हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना, बस आईसीसी के नए चेयरमैन बने हैं जैसा, ये आपको याद में रखना है। नेक्स्ट है आपका अर्जुन एरिगैसी, ये सेकंड इंडियन बन गया टू ब्रीच 2800 ईएलओ रेटिंग इन चेस। ईएलओ रेटिंग 2800 पाने वाले ये दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। पहले कौन है? विश्वनाथन आनंद जो है वो पहले प्लेयर थे जिनको 2800 की रेटिंग मिली थी। दूसरे प्लेयर बन गए हैं अर्जुन एरिगासी, ये सेकंड प्लेयर बने हैं जिनको 2800 की रेटिंग मिली है। नेक्स्ट है आपका सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट पीवी सिंधु एंड लक्ष्य सेन क्लिंच सिंगल टाइटल्स, यानी सिंगल टाइटल्स जो है आप फीमेल कैटेगरी में जीते हैं पीवी सिंधु ने और मेल कैटेगरी में लक्ष्य सेन ने। इंडियन बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु एंड लक्ष्य सेन सिक्योर्ड सिंगल टाइटल्स एट द सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट, जो कि हुआ था लखनऊ के अंदर। नेक्स्ट है आपका बांग्लादेश विन अंडर 19 मैन एशिया कप क्रिकेट डिफीट इंडिया इन द फाइनल टू रिटेल टाइटल, यानी कि जो मेंस का एशिया कप है वो बांग्लादेश ने यहाँ पे जीत लिया है और हराया गया इसको, इंडिया को हराया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो फीमेल वाला हुआ है, यहाँ पे ऊपर हमने न्यूज़ कवर की थी, जो अंडर 19 टीम का जो फीमेल वाला एशिया कप हुआ था उसके अंदर तो इंडियन टीम जीत गई थी यहाँ पे। अ, लेकिन जो मेंस वाला हुआ है उसके अंदर बांग्लादेशी जो है वो जीत गए हैं। तो बांग्लादेश की टीम जो है उन्होंने इंडिया को यहाँ पे हरा दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे इंडिया टू होस्ट फर्स्ट एवर वुमेन टी20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड इन 2025। जो ब्लाइंड लोगों का टी20 वर्ल्ड कप है वो इंडिया होस्ट करेगा पहली बार। और होस्टिंग राइट वर ग्रांटेड टू इंडिया लास्ट ईयर, बट द इवेंट गेन्स significance after the India withdraw from the men's T20 World Blind Cricket World Cup in Pakistan due to security concerns.
बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना, बस इतना याद रखना कि इंडिया जो है फर्स्ट वुमेन टी20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड इसको होस्ट करेगा। नेक्स्ट है आपकी आर्याना सबालेंका, अगेन प्रोनाउंसिएशन देख लेना। आर्याना सबालेंका ऑफ बेलारूस वोटेड WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024। 2024 की जो WTA प्लेयर है उसका खिताब जो है आर्याना सबालेंका को यहाँ पे दिया गया है। सबालेंका ऑल्सो फिनिश द ईयर एज द टॉप रैंक फीमेल प्लेयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर करियर, हैविंग वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों ने इन्होंने जीता है, इसलिए इनको ये खिताब जो है वो दिया जा रहा है। द इंडियन डबल डुओ ऑफ सारा ईरानी एंड जैस्मिन पेलोनी डबल्स टीम ऑफ द ईयर, इनको यहाँ पे बनाया गया है। The duo won first Olympic tennis gold at Paris and helped Italy to their fifth Billie Jean King Cup इन स्पेन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। बस जो प्लेयर्स के नाम है ना, मेन यहाँ पे टेनिस के अंदर जो आपके 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, उनके विनर्स आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मान लो कोई इंडियन फाइनल में पहुँचा है, सेमीफाइनल में पहुँचा है, या अ, जो मिक्स इवेंट होता है उसके अंदर कोई इंडियन गया है, डबल इवेंट्स होते हैं उसके अंदर कोई इंडियन जीता है, वो आपको ध्यान में रहना चाहिए। बाकी ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन में कौन-कौन जीत रहा है, ये आपको ध्यान रहेगा, तो इतना आपके लिए टेनिस के अंदर कवर होगा, वो सफिशिएंट रहेगा। नेक्स्ट है आपका इंडियन ग्रैंड मास्टर डी गुकेश बिकम्स यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन। तो ये तो न्यूज़ में काफ़ी रहा, तो आपको पता होगा कि जो डी गुकेश हैं वो इंडियन यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन जो हैं वो बन गए हैं। ये 18 साल की उम्र में इन्होंने ये खिताब जो है अपने नाम कर लिया है। गुकेश तोमाराजू बिकम द यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन इन द चेस हिस्ट्री बीटिंग डिंग लेरिन चाइना। चाइना के जो डिंग लेरिन हैं इनको हरा के द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो है जो सिंगापुर में हुई है वो इन्होंने जीत ली है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी और डिटेल जो है वो यहाँ से आप रीड कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका फीफा नेम्स सऊदी अरेबिया एज 2034 वर्ल्ड कप होस्ट, स्पेन पोर्तुगल एंड मोरक्को टू को होस्ट 2030 एडिशन। यानी कि 2034 का जो एडिशन है फीफा वर्ल्ड कप का वो होस्ट करेगा सऊदी अरेबिया, और 2030 का जो एडिशन है वो होस्ट करेगा स्पेन, पोर्तुगल और मोरक्को, ये सारे को होस्ट इसको करेंगे। तो बस इतनी न्यूज़ है, यही आपके लिए सफिशिएंट है। डिटेल जाननी है तो ये आप रीड कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका मुंबई विंस सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 बीट्स मध्य प्रदेश। यानी कि मुंबई ने मध्य प्रदेश को हरा के 2024 का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो जीत लिया है। इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है क्या, तो क्रिकेटिंग टूर्नामेंट है, T20 डोमेस्टिक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है, और तमिलनाडु ने इसको सबसे ज़्यादा बार जीता है। ठीक है, 3 बार तमिलनाडु ने जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है इसको जीता हुआ है। नेक्स्ट है आपका BCCI ने अपॉइंट कर दिया देवाजीत सैकिया को BCCI एक्टिंग सेक्रेटरी। यानी कि आपको पता है जैसा जो है ICC के चेयरमैन बन गए, तो एक्टिंग सेक्रेटरी के जो सेक्रेटरी की पोस्ट है वो खाली हो गई थी। तो जो देवाजीत सैकिया है इनको यहाँ पे कार्यवाहक सचिव नियुक्त किया गया है, कार्य एक्टिंग सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है, जब तक नेक्स्ट सेक्रेटरी का इलेक्शन यहाँ पे नहीं हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक्टिंग सेक्रेटरी के रूप में देवाजीत सैकिया को यहाँ पे नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है आपका प्रो कबड्डी लीग के अंदर हरियाणा ने पटना को यहाँ पे हरा के फाइनल जीत लिया। हरियाणा स्टीलर्स बीट पटना पायरेट्स एंड क्लिंच देयर मेडन प्रो कबड्डी लीग इन द सीजन 11 में पहली बार इन्होंने जो प्रो कबड्डी लीग है इसको जीत लिया है। नेक्स्ट हम आते हैं अवार्ड के सेक्शन में। पहली न्यूज़ यहाँ पे प्रेसिडेंट मुर्मू टू कंफर्म नेशनल पंचायत अवार्ड्स। नेशनल पंचायत अवार्ड्स जो हैं वो प्रेसिडेंट मुर्मू के द्वारा यहाँ पे दिए जाएंगे। द नेशनल पंचायत अवार्ड्स कन्फर्मेंट सेरेमनी ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड प्लेनरी हॉल विज्ञान भवन इन न्यू दिल्ली। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल आपको जानने की जरूरत नहीं है। 45 अवार्ड इसको, ये अवार्ड्स जो हैं वो दिए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी गोल्डन ग्लोब 2025। पायल कपाडिया अर्न 2 हिस्टोरिक नॉट्स फॉर ऑल वी इमेजिन एज लाइट। यानी ये इनकी एक कह सकते हो इनकी क्रिएशन को यहाँ पे, पायल कपाडिया की क्रिएशन को यहाँ पे
2 नॉमिनेशन मिले दिए गए हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के अंदर। हैज़ मेड हिस्ट्री विद द इंक्लूजन ऑफ पायल कपाडियास ऑल वी इमेजिन एज लाइट विच हैज़ सिक्योर्ड 2 नोटेबल नॉमिनेशंस। 2 नॉमिनेशन इनको यहाँ पे दिए गए हैं। बाकी अगर ये जीत जाती हैं यहाँ पे तो और ज़्यादा न्यूज़ में आएगा, उस समय ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी अभी के लिए आपको याद रखना है 2 नॉमिनेशन इनको मिले हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी अवधसाहेश्वर मंदिर। इसकी प्रोनाउंसिएशन भी देख लेना भाई। मेरे हिसाब से तो है अवधसाहेश्वर मंदिर। अवधसाहेश्वर मंदिर जो है, टेम्पल जो है, बीजेपी सीआई प्रोजेक्ट बैग यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड। इसको जो है यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड जो है मिला है। तो दो है, एक ये टेम्पल है और दूसरा है बीजेपी सीआई प्रोजेक्ट। टू इंडियन हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, द टेम्पल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन द ये क्या है, थुकाची थुकाची तमिलनाडु एंड बीजेपी सीआई कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन मुंबई महाराष्ट्र हैव वॉन द यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। जो कंजर्वेशन साइट्स को जो अवार्ड मिलता है यूनेस्को के थ्रू, ये 2-3 महीने में एक बार किसी ना किसी इंडियन साइट को मिल जाता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी 2024 यूएन ईपी चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड टू माधव गाडगिल। जो माधव गाडगिल हैं, इनको 2024 का यूएन ईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया है। इंडियन वेटरन इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल हैज़ बिन नेम्ड एज द वन ऑफ द 6th चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड फॉर 2024। बाकी डिटेल पढ़नी है तो यहाँ से रीड कर लेना। बाकी इतनी इंपॉर्टेंट डिटेल आपको याद रखनी है, यही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है आपका राइटर सूर्यबाला नॉवल सेलेक्टेड फॉर 34th व्यास सम्मान। जो व्यास सम्मान दिया जाता है उसके लिए सूर्यवाला की नॉवल को सेलेक्ट यहाँ पे किया गया है। नोटेड हिंदी राइटर सूर्यवाला नॉवल कौन देश को वासी, वेणु की डायरी, ये जो है इसको व्यास सम्मान के लिए चुना यहाँ पे गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन अमित शाह प्रेसिडेंट्स कलर टू छत्तीसगढ़ पुलिस इन रायपुर। प्रेसिडेंट्स कलर्स क्या है, जो हमारी मिलिट्री होती है, मिलिट्री यूनिट होती है, मिलिट्री ट्रेनिंग ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट होती है, स्टेट पुलिस होती है, उनके लिए एक तरह से बोल सकते हो हाईएस्ट ऑनर का अवार्ड होता है। पूरे ग्रुप को मिलता है, यानी कि पूरे स्टेट की पुलिस को या किसी मिलिट्री यूनिट को, किसी मिलिट्री ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को, इन सबको ये दिया जाता है। तो प्रेसिडेंट कलर का जो अवार्ड है वो इस बार दिया गया है छत्तीसगढ़ पुलिस इन रायपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस को ये अवार्ड इस बार दिया गया है होम मिनिस्टर के द्वारा। नेक्स्ट है आपका हिंदी पोएट गगन गिल, इंग्लिश राइटर स्ट्रीन कीर अमोंग द रिसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड्स। इन दोनों को साहित्य अकेडमी अवार्ड्स जो है दिया गया है। कौन कौन है यहाँ पे, हिंदी पोएट गगन गिल एंड इंग्लिश राइटर स्ट्रीन कीर को ये अवार्ड दिया गया है। और 21 रेसिपिएंट थे टोटल, उनमें से दो ये इंपॉर्टेंट है जिनको ये अवार्ड दिए गए हैं। तो नाम याद रख लेना, बाकी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। नेक्स्ट है आपका राम टेम्पल प्रोजेक्ट ऑफ द श्री राम जन्म जन्मभूमि टेम्पल इन अयोध्या अवार्डेड द स्वॉर्ड ऑफ ऑनर बाय द ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल। ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल के द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड जो है राम टेम्पल प्रोजेक्ट को दिया गया है। ये क्यों दिया गया, ताकि क्योंकि ये जो अवार्ड है वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इन सेफ्टी मैनेजमेंट। ये मंदिर जो है, जो जिस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन की जा रही है, ये काफ़ी ज़्यादा सेफ है, इसलिए ये अवार्ड जो है स्वॉर्ड ऑफ ऑनर ये इस मंदिर को दिया गया है। इसके पहले लार्सन एंड टूब्रो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल वर ऑल्सो अवार्डेड गोल्डन ट्रॉफी बाय द नेशनल सेफ्टी काउंसिल फॉर द सेफ्टी मेजर्स टेकन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम टेम्पल। तो गोल्डन ट्रॉफी का अवार्ड जो है वो इसके पहले जो है दिया जा चुका है राम मंदिर को। तो ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो एग्ज़ाम में आने के चांसेस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अवार्ड्स प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार टू 17 एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस। यानी कि जो ऐसे बच्चे होते हैं जो काफ़ी अच्छा काम करते हैं, तो उनको अ, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो 17 बच्चों को इस बार दिया गया है, जिसमें से 7 बॉयज़ हैं और 10 यहाँ पे गर्ल्स हैं जिनको ये पुरस्कार दिए गए हैं। किस कैटेगरीज के अंदर ये प्राइज़ दिए जाते हैं, तो आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस, स्पोर्ट्स और एनवायरनमेंट, इन फील्ड्स के अंदर जो है ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी रैंकिंग।
फर्स्ट न्यूज़ यहाँ पे, इंडिया रैंक 39 इन द ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, TDDI। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि इंडेक्स है तो आने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। तो इंडिया की जो रैंक है यहाँ पे 39th आई है, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। इस रिपोर्ट का अकॉर्डिंग, ये जो रिपोर्ट बनाई जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा बनाई जाती है, और 119 कंट्रीज़ में इंडिया की रैंक 39 है। इन द प्रीवियस इंडेक्स पब्लिश्ड इन 2021, इंडिया की रैंक जो 54 थी, एडजस्ट करने के बाद 38th प्लेस पे था। और रैंक 1 की बात करें तो यूएस यहाँ पे रैंक 1 है, स्पेन रैंक 2 है, और रैंक 3 पे यहाँ पे जापान है। तो ये है आपकी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट यहाँ पे ये रिपोर्ट आई है, इंडिगो रैंक्स अमंग द वर्स्ट एयरलाइंस ग्लोबली ग्लोबली इन एयर हेल्प 2024 रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो इंडिगो है जो कि बहुत इंडिया में काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है, उसकी रैंक 103 है 109 एयरलाइंस के अंदर। इसके अलावा इंडिया की टाटा की एयर इंडिया 61st पोजीशन पे, और एयर एशिया की पोजीशन यहाँ पे 94th है। टॉप लिस्ट की बात करें तो ब्रसेल्स एयरलाइंस जो है वो टॉप पे है। इसके बाद आती है कतर एयरवेज और यूनाइटेड एयरलाइंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये याद रख सकते हो आप। हालांकि इस तरह की जो न्यूज़ होती है ना, वो आपके दिमाग में रह जानी चाहिए, ताकि अगर गलती से MCQ आ गया तो आप एलिमिनेट करके याद कर सको। तो इतना तो आपको पता लग गया कि जो इंडिगो है वो सबसे बेकार है इंडिया में। इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड में 109 में से 103 नंबर पे है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, इंडियन क्यूजीन डिक्लेयर 12th बेस्ट इन द वर्ल्ड टेस्ट एटलस। वर्ल्ड टेस्ट एटलस ये नया नया आ गया है इनका, कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी क्विजीन्स है, और जितने एक तरह से बोल सकते हो डिशेज़ हैं, उनको रैंक करते हैं। कंट्रीज़ की क्विजीन्स को भी रैंक करते हैं, और जो पर्टिकुलर डिश है उसको भी रैंक करते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग जो इंडिया की रैंक है, इंडियन क्विजीन की जो रैंक है वो 12th है। इन द टेस्ट एटलस प्रेस्टिजियस लिस्ट ऑफ द 100 बेस्ट क्विजीन्स इन द वर्ल्ड 2024-25। इसके अंदर टॉप 5 की बात करें तो ग्रीक को फर्स्ट नंबर पर रखा इन्होंने, उसके बाद इटालियन, मैक्सिकन, स्पेनिश, और उसके बाद पोर्तुगीज़। इंडियन को इन्होंने टॉप 50 बेस्ट बेस्ट डिशेज़ की बात करें तो मुर्ग मखानी इसको रखा है 29th पे, और हैदराबादी बिरयानी को रखा है 31st पे। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे, इलॉन मस्क मस्क बिकम द फर्स्ट पर्सन टू रीच नेट वर्थ ऑफ 400 बिलियन। $400 बिलियन की नेट वर्थ पाने वाले एलॉन मस्क जो है पहले इंसान बन चुके हैं। इसके बाद अगर जब जेफ बेजोस की बात करें तो सेकंड नंबर पे 250 बिलियन, यानी कि इनसे 150 बिलियन पीछे। इसके बाद थर्ड नंबर पे मेटा के CEO मार्क जकरबर्ग यहाँ पे हैं 224 बिलियन नेटवर्थ के साथ। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, ICRA ESG रेटिंग रिपोर्ट, इंडिया रैंक 6th विद 127 कंपनीज कमिटेड टू नेट जीरो टारगेट्स। यानी कि ये रैंकिंग निकाली जाती है जिसमें कंपनीज की कमिटमेंट के बेसिस पे यहाँ पे काम रैंक दी जाती है। इंडिया रैंक 6th ग्लोबली इन कॉर्पोरेट क्लाइमेट एक्शन विद 127 कंपनीज कमिटेड टू साइंस बेस्ड टारगेट इंडस incentive to SBTI net zero targets, and these companies are primarily from the non-hard to abate sectors like textile, software एंड फार्मास्यूटिकल स्टेटेड टू रिपोर्ट बाय ICRA ESG। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बेसिकली क्या है, जो कंपनीज होती हैं वो कितना नेट जीरो टारगेट्स को अपना पूरा करती हैं, कितना उसकी तरफ काम करती हैं, उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन सारी चीज़ को एनालाइज करते हुए इंडिया को यहाँ पे 6th रैंक दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे 3 इंडियन द फोर्ब्स 2024 पावर वुमेन लिस्ट। फोर्ब्स की हर साल लिस्ट आती है, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन्स होती हैं उसको यहाँ पे फीचर किया जाता है। तो तीन व्यक्ति जो हैं इंडिया से, तीन फीमेल्स जो है इंडिया से, उनको जगह दी गई है। फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर, इनकी रैंक है 28। नेक्स्ट यहाँ पे रोशनी नादर मल्होत्रा, इनकी रैंक है 81। ये जो है HCL टेक्नोलॉजीज की CEO और चेयरपर्सन है। नेक्स्ट यहाँ पे किरण मजूमदार सो, इनकी ओवरऑल रैंक है 82, और ये जो है बाइकॉन की फाउंडर और चेयरपर्सन है। इसके अलावा टॉप वुमेन की बात करें कि सबसे टॉप पे कौन रहा है, तो उर्सुला वॉन उर्सुला वॉन डेर जो है, ये प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन है, ये सबसे टॉप पे यहाँ पे रही हैं। नेक्स्ट आ जाती है गवर्नमेंट स्कीम्स। तो जो गवर्नमेंट स्कीम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी यहाँ पे लिस्ट की गई है। अब देखो गवर्नमेंट स्कीम में इशू क्या है, कि बहुत सारे स्टेट्स में ना अलग अलग स्कीम्स आती रहती हैं। कुछ छोटी-मोटी स्कीम्स जो है हर स्टेट हर महीने कुछ ना कुछ 1-2 स्कीम तो हर स्टेट में लॉन्च हो दी जाती हैं। तो उन सबको हम कवर करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट
और कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रही हैं, उसको मैं इसमें कवर करूँगा। बाकी हर स्टेट की छोटी-छोटी स्कीम्स को नहीं कवर होगा इसमें। इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है, इतना आप कवर करो। फर्स्ट न्यूज़ यहाँ पे गवर्नमेंट लॉन्च ई-माप पोर्टल फॉर फेयर ट्रेड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ई-माप पोर्टल जो है, फेयर ट्रेड और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए इसको गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर इज इंटीग्रेटिंग ऑल स्टेट पोर्टल्स इनटू वन एज नेशनल लीगल मेट्रोलॉजी पोर्टल ईमाप विच इंक्लूड ऑल फंक्शन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी मेट्रोलॉजी इंक्लूडिंग एनफोर्समेंट एंड हेल्प टू गेट यूनिफाइड डेटाबेस। बेसिकली बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना, रीड करना चाहो इसको रीड कर सकते हो। बेसिक आपको याद रखना है कि ट्रेड और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए ई माप पोर्टल जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे सर्बानंद सोनोवाल अनवील्स जल वाहक स्कीम टू बूस्ट कार्गो मूवमेंट विया इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज का मतलब क्या होता है कि जो नदियों के अंदर वाटरवेज होती हैं, नदियों के अंदर किस तरह से हम ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो गुड्स ट्रांसपोर्ट करने या लोगों को ट्रांसपोर्ट करना हो, ये काफ़ी सस्ता पड़ता है। लेकिन क्योंकि इंडिया के अंदर जो रिवर्स होती है उसके अंदर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता कि बोट्स को हम चला सके, चाहे लगेज को हम उसमें ट्रांसपोर्ट कर सकें। तो इसलिए इंडिया के जो इनलैंड वाटरवेज हैं उसको इम्प्रूव किया जा रहा है ताकि इसका भी हम यूज़ कर सकें। बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज आप देखोगे तो उसके अंदर काफ़ी इनलैंड वाटरवेज को यूज़ किया जाता है। इंडिया में उतना यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन अब धीरे-धीरे इसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। तो सर्बानंद सोनोवाल ने अनवील किया है जल वाहक स्कीम टू बूस्ट कार्गो मूवमेंट वे इनलैंड वाटरवेज। ये कहाँ-कहाँ पे यूज़ होगा? तो नेशनल वाटरवेज के अंदर इसको यूज़ किया जाएगा, जिसमें फर्स्ट यहाँ पे NW1 यानी कि नेशनल वाटरवेज 1, बेसिकली ये गंगा रिवर की बात हो रही है। दूसरा है NW2 नेशनल वाटरवेज 2 ब्रह्मपुत्र रिवर, और NW16 नेशनल वाटरवेज 16 जो कि बराक के अंदर है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो जल वाहक स्कीम है ये किससे रिलेटेड है। तो कार्गो मूवमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, बूस्ट करने के लिए इनलैंड वाटरवेज में इस योजना को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपकी दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द संजीवनी स्कीम फॉर सिटीजन अबव 60, यानी 60 साल से जितने ऊपर के लोग हैं उनके लिए संजीवनी स्कीम लॉन्च की गई है। क्या है इस स्कीम में? बेसिक इतना है कि कोई भी अगर 60 साल से ऊपर का व्यक्ति है, उसका इलाज जो है अगर सरकारी हॉस्पिटल में नहीं हो पाता है, उसमें बहुत टाइम लग रहा है, या ऑपरेशन की डेट जो है 1 महीने से बाद की दी गई है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाया जाएगा सरकार के द्वारा। बस इतनी सी स्कीम है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपकी आरबीआई अनवील्स मूल हंटर एआई। ठीक है, मूल हंटर एआई टू फाइट फाइनेंशियल फ्रॉड। ठीक है, मूल मूल हंटर बेसिकली क्या है कि जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं उससे निजात पाने के लिए, उसको फाइट करने के लिए ये लॉन्च किया गया। आरबीआई हैज़ क्रिएटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट powered model that reduce digital fraud by helping bank deal with the increasing problem of मूल बैंक अकाउंट्स। ठीक है, मूल बैंक अकाउंट से लड़ने के लिए इसको बनाया गया। मूल बैंक अकाउंट होता क्या है? जो इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। अ मूल बैंक अकाउंट दैट इज यूज बाय क्रिमिनल्स फॉर इलीगल एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग मनी लॉन्ड्रिंग और इलिसिट फंड्स। इसको यूज़ करने के लिए, अवैध धन को यूज़ करने के लिए, ये सारी चीज़ें करने के लिए जो यूज़ होते हैं अकाउंट, उसको मूल अकाउंट बोला जाता है। और उससे फाइट करने के लिए आरबीआई ने मूल हंटर एआई नाम का एक तरह से बोल सकते हो एआई पार्ट पावर्ड मॉडल जो है वो लॉन्च किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी डिफेंस रिलेटेड, इसमें जो मेनली आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज जो होती हैं वो इसमें कवर होंगी। इंडियन आर्मी कंडीशन डिपार्ट फॉर 18th एडिशन ऑफ बटालियन लेवल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण। सूर्य किरण जो है किसके साथ होती है? तो बेसिकली हमारी नेपाल के साथ होती है। नेपाल और इंडिया के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो सूर्य किरण है। तो ये 18th एडिशन जो है उसके लिए इंडियन कंटिजेंट जो है वो निकल चुका है। 31 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी के बीच ये एक्सरसाइज जो है कंडक्ट होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है इंडिया और कंबोडिया की, और इसका नाम है सिनबैक्स। अब देखो ये ना आपका एक तरह से स्टैटिक का टॉपिक बन जाता है कि हर जो इंडिया जितनी भी कंट्री के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करता है उसके नाम आपको स्टैटिक पार्ट में इसको एक बार याद कर लेने चाहिए कि इंडिया चाइना, इंडिया यूएस की मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है, इंडिया मालदीव्स की मिलिट्री एक्सरसाइज, इंडिया ईरान, इंडिया इंडोनेशिया, हर कंट्री के साथ जो हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका नाम एक स्टैटिक के रूप में भी याद कर लो, क्योंकि जो एक्सरसाइज के नेम्स होते हैं वो सेम ही होते हैं। बस हर साल ये धीरे धीरे कोई बाइन एनुअल, कोई एनुअली ये कंडक्ट होती रहती हैं। तो इंडिया कंबोडिया की जो एक्सरसाइज है जिसका नाम है सिनबैक्स, ये स्टार्ट हो रही है पुणे में। और ये एक टेबल टॉप एक्सरसाइज है। क्या होती है टेबल टॉप एक्सरसाइज? बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना।
नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी हरिमाऊ शक्ति। हरिमाऊ शक्ति 2024 इंडियन आर्मी अराइव्स इन द मलेशिया फॉर बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज। तो इंडिया और मलेशिया की जो आर्मी एक्सरसाइज है इसका नाम क्या है? हरिमाऊ शक्ति। बस इतना ही, बहुत डिटेल में नहीं जाना। नेक्स्ट है आपका इंडिया श्रीलंका। तो श्रीनेक्स, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच की जो नेवल एक्सरसाइज है इसका नाम है, तो ये एक्सरसाइज भी स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट हम पर्सनैलिटीज़ पे, जो भी पर्सनैलिटीज़ इस दिसंबर के मंथ में न्यूज़ में रही है उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो लेजेंडरी एक्टर राज कपूर ऑन हिज 100th बर्थ एनिवर्सरी पे प्रधानमंत्री मोदी ने इनको ट्रिब्यूट पे की है। तो राज कपूर के बारे में आपको याद रखना है कि राज कपूर यहाँ पे न्यूज़ में अ, राज कपूर को पद्म भूषण मिला था 1971 में और दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था 1988 में। बेसिकली राज कपूर was the son of पृथ्वीराज कपूर and grew up become not only a successful actor but also the greatest filmmaker of the हिंदी फिल्म सिनेमा। तो इसके बारे में आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है आपका फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज मदन लोकुर। मदन लोकुर को अपॉइंटेड एज ए यूनाइटेड नेशन आईजेसी चेयरपर्सन, यूनाइटेड नेशन आईजेसी चेयरपर्सन के रूप में मदन लोकुर को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। तो बस इतनी हेडलाइन न्यूज़ टाइप में ही है। हेडलाइन के लिए आपको याद रखना, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, जो नए आरबीआई गवर्नर है वो बनाया गया है संजय मल्होत्रा को। तो जो आपके शक्तिकांत दास हैं उनका टेन्योर जो है 10 दिसंबर को ख़त्म हो गया था। तो नए जो आरबीआई गवर्नर है वो बन गए हैं संजय मल्होत्रा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होती है वो एग्जाम में आ सकती हैं। तो संजय मल्होत्रा जो है 26 आरबीआई गवर्नर होंगे और ये 1990 बैच के राजस्थान काडर के आईएएस ऑफिसर हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज वी राम सुब्रमण्यम अपॉइंटेड एज द 9th एनएचआरसी चेयरपर्सन। एनएचआरसी क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसके चेयरपर्सन जो है वी राम सुब्रमण्यम को बनाया गया है, जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। तो बस हेडलाइन न्यूज़ है, नाम आपको पता होना चाहिए। एनएचआरसी के नए चेयरमैन जो है किसको अपॉइंट किया गया है? तो वी राम सुब्रमण्यम को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे, 5 इंडियन स्टेट में नए गवर्नर की अपॉइंटमेंट हुई है। ये आप याद रख सकते हो। मिजोरम गवर्नर गवर्नर डी हरी बाबू, इनको गवर्नर ऑफ उड़ीसा बनाया गया है। और रघुवर दास जो गवर्नर ऑफ उड़ीसा थे उनको यहाँ से हटा दिया गया है। नेक्स्ट है, यूनियन मिनिस्टर जनरल विजय कुमार सिंह रिटायर्ड, इसको गवर्नर बनाया गया है मिजोरम का। नेक्स्ट है केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, इनको गवर्नर बना दिया गया बिहार का। और बिहार गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ठीक है, इनको गवर्नर बना दिया गया है केरला का। इसके अलावा फॉर्मर होम सेक्रेटरी अजय भल्ला, इनको गवर्नर बना दिया गया है मणिपुर का। तो ये आप याद रख सकते हो किन किन को गवर्नर की अपॉइंटमेंट अभी हुई है। नेक्स्ट है ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ये जो है दीपा मलिक की नई बुक आई है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि दीपा मलिक की नई बुक का नाम क्या है। तो ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। दीपा मलिक है कौन? तो इंडियन पैरा एथलीट फ्रॉम हरियाणा, जिन्होंने सी इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन अ मेडल इन पैरालंपिक्स गेम्स। सी वॉन अ सिल्वर मेडल एट द 2016 समर पैरालंपिक्स इन शॉर्ट पुट। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे अभिजीत बनर्जी की नई बुक आई है। इनकी बुक का नाम है चौचक, सॉरी छौक। छौक इनकी बुक का नाम है, ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी बाय अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी कौन है? इनको 2019 में नोबेल प्राइज़ मिला था इकोनॉमिक्स के अंदर। तो इनकी ये बुक जो है नई लॉन्च हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे लेजेंडरी तबला मास्टर जाकिर हुसैन पासिस अवे इन सैन फ्रांसिस्को, एसएफ। सैन फ्रांसिस्को के अंदर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो चुकी है। और जाकिर हुसैन जो है रिसीव्ड 4 ग्रैमी अवार्ड्स, 4 ग्रैमी अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं इनके करियर के अंदर। और 3 तो इनको 66 ग्रैमी अवार्ड्स के अंदर ही दिए गए थे। याद रखना है, इनकी मृत्यु जो है हो चुकी है। अब देखो इस तरह की जो न्यूज़ होती है ना उसमें इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि व्यक्ति जिनकी मृत्यु हुई है वो किससे रिलेटेड है। तो याद रखना आपका तबला प्लेयर है ये। तो ये आपको मेन इन्फॉर्मेशन जो है क्वेश्चन इसी से बनता है। बाकी इनको पद्मश्री मिला था 1988 में, पद्म विभूषण मिला था 2002 में और पद्म विभूषण मिला था 2023 के अंदर। नेक्स्ट है आपका जो हरियाणा के फॉर्मर सीएम है ओम प्रकाश चौटाला, इनका भी डिमाइस इस मंथ हो गया और पीएम मोदी ने इनके लिए भी ग्रीफ एक्सप्रेस की है।
तो फॉर्मर हरियाणा चीफ मिनिस्टर एंड इंडियन नेशनल लोक दल (INLD) सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की आज जो है मृत्यु यहाँ पे हो चुकी है, निधन हो गया है। और ये जो है 5 बार। ही वाज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा फॉर अ रिकॉर्ड 5 टाइम्स एंड वाज़ सन ऑफ द फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर देवीलाल। फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर देवीलाल के पुत्र थे और 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा ये काफ़ी न्यूज़ में ये तो आपको पता होगा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह पास अवे एट द एज ऑफ 92। 92 साल की उम्र में इनका निधन हो चुका है। 14th प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, पासिस अवे ऑन December 26। इनका जो जन्म हुआ था वो वेस्ट पंजाब में हुआ था, जो आज के समय में पाकिस्तान के अंदर है। पद्म भूषण मिला था इनको 1987 के अंदर। बहुत सारी पोस्ट पे इन्होंने काम किया है, जैसे सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एज ए इस पोस्ट पे काम किया है। इसके अलावा 15th गवर्नर भी रह चुके हैं आरबीआई के। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर रह ही चुके हैं। इसके अलावा 1991 के अंदर जो रिफॉर्म हुए थे उनके लिए इनको काफ़ी याद किया जाता है। नेक्स्ट आपके है ट्रेड अवेयरनेस, व्यापार जागरूकता। इससे रिलेटेड न्यूज़ जो है इसमें हम कवर करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ यहाँ पे, स्विट्जरलैंड सस्पेंड मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस टू इंडिया। अब मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब क्या होता है? देखो, जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है तो मान लो ये एक कंट्री है, इस कंट्री की मार्केट काफ़ी अच्छी है, ठीक है। जनरली जो डेवलप मार्केट्स होती हैं वो काफ़ी अच्छी होती है, ल्यूक्रेटिव होती हैं। तो ये कंट्री क्या बोलती है कि कुछ कंट्रीज़ से जो हमारे अंदर सामान जब बाहर की कंट्री हमारे यहाँ एक्सपोर्ट करेगी, हमारी कंट्री में भेजेगी, तो हम क्या करेंगे, कुछ कंट्री को तो मोस्ट फेवर कंट्री का दर्जा यहाँ पे देंगे। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि इस कंट्री से जो भी सामान यहाँ पे आएगा उस पे टैक्स नहीं लगेगा या बहुत कम लगेगा, और जो बाकी कंट्री से सामान आ रहा है उस पे टैरिफ लगेंगे, टैक्स लगेंगे। तो इससे होगा क्या, ये जो कंपनी है इसको फ़ायदा यहाँ पे मिलेगा। तो ये जो स्टेटस था जिससे इंडिया को फ़ायदा मिलता था, इंडिया स्विट्ज़रलैंड के अंदर काफ़ी सामान बेच पाता था, वो उसका स्टेटस जो है स्विट्ज़रलैंड ने यहाँ पे हटा लिया है। तो यहाँ ये यहाँ की एक ट्रेड न्यूज़ है, ये आप याद रख सकते हो। बाकी इसकी डिटेल्स जो है चाहो तो आप रीड कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका, एफडीआई इन्फ्लोज इनटू इंडिया क्रॉस 1 ट्रिलियन बिटवीन 2000 एंड 2024, यानी 2000 से 2024 के बीच में जो एफडीआई इंडिया के अंदर आई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इंडिया के अंदर आई है, वो 1 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुकी है। 1 ट्रिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट जो है 2000 से लेकर 2024 के बीच में इंडिया में आ चुकी है। डेटा किसका है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसका डेटा के अनुसार ये बताया जा रहा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में आई है, वो 1 ट्रिलियन मार्क को क्रॉस कर चुकी है। परसेंटेज की बात करें तो कहाँ से कितना आया है, तो अबाउट 25% जो है वो मॉरिशस के रूट के थ्रू आया है, सिंगापुर से 24, यूएस से 10%, नीदरलैंड से 7%, जापान से 6 और यूके से 5% यहाँ पे एफडीआई इंडिया के अंदर आई है। लास्ट है आपका लीगल अवेयरनेस, कानूनी जागरूकता। या इसमें फर्स्ट न्यूज़ है आपकी, पार्लियामेंट क्लियर्स भारतीय वायुयान विधेयक टू रिप्लेस एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1934। 1934 का जो एयरक्राफ्ट एक्ट है उसको हटा के भारतीय वायुयान विधेयक जो है वो आने वाला है। पार्लियामेंट ने इसको क्लियर कर दिया। द बिल रिमूव रिडेंसेंस रिडेंसेंसी, यानी कि जो अनावश्यकताएं हैं उसको हटा दिया गया है, और जो कि एयरक्राफ्ट एक्ट में थी। इट एम्स टू इम्प्रूव द ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इन द एविएशन सेक्टर। एविएशन सेक्टर के अंदर जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको इसके थ्रू इम्प्रूव किया जाएगा। बाकी बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, चाहो तो आप इसको रीड कर सकते हो डिटेल में। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स द सूट ऑन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर कोई नया केस जो है वो नहीं सुना जाए, वो नया केस जो है वो अब फाइल नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन इंटरिम ऑर्डर व्हाइल हियरिंग द कोर्स ऑफ केस ऑफ अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दिस ऑर्डर स्टॉप द फाइलिंग ऑफ न्यू केसेस फ्रॉम बीइंग फाइल्ड इन्वॉल्विंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ऐसा कोई भी केस जिसके अंदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो वहाँ पे केस के अंदर है, उसके ऊपर केस है, तो वो फाइल नहीं किया जाएगा अब। द सुप्रीम कोर्ट गेव दीज instruction while listening to a group of petitioners that questioned the act and told lower court not to give order on the surveys to take weak steps in the ongoing cases। यानी कि जो अभी केसेस चल रहे हैं, जो काफ़ी न्यूज़ में भी रहे हैं, उसके ऊपर कोई अभी स्टेप, बड़ा स्टेप जो है, जो निचली अदालत है, जो लोअर कोर्ट्स है उसके द्वारा नहीं लिया जाएगा। एक्ट है किसके बारे में, तो ये एक्ट ये कहता है, द एक्ट प्रिजर्व्स द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एज दे स्टूड ऑन 15 अगस्त 1947, एमिंग टू कर्व कम्युनल टेंशन एंड इंश्योर जुडिशियल कंसिस्टेंसी। यानी कि 15 अगस्त 1947 को जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप थी, यानी कि जहाँ पे भी पूजा अर्चना की जाती थी, जो रिलीजियस कैरेक्टर की जो प्लेसेस थी, उसका स्टेटस जो है
उसका चरित्र जो है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ये ऐसा इस एक्ट में लिखा गया है। तो ये आपकी इस मंथ की सारी न्यूज़ इसमें कवर हो गई। ये सारी न्यूज़ को आप हिंदी या इंग्लिश वाली पीडीएफ को मैगज़ीन को आप डाउनलोड कर सकते हो और उसको अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। और कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।